नमो नमः। मैं विक्रम आपके समक्ष उपस्थित हूँ महाकवि कालिदास विरचित गीति काव्य मेघदूतम कथासार भाग 2 के साथ। इससे पहले की वीडियो में हमने मेघदूतम गीति काव्य के भाग 1 में मेघदूतम की जो कथा वस्तु है उसके विषय में पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में भी हम मेघदूतम की जो कथा वस्तु है उसके विषय में पढ़ेंगे। मेघदूतम गीति काव्य में महाकवि कालिदास द्वारा मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं तथा 4, 6 व 7 वर्ण पर यति होती है। मेघ की प्रशंसा करते हुए यक्ष ने मेघ को पुष्कर व आवर्तक के वंश में उत्पन्न बताया है। जो ये कालिदास की मेघदूतम है, इस संपूर्ण मेघदूतम में इसके 2 भाग है, पूर्व भाग व उत्तर भाग। इसके संपूर्ण मेघदूतम में कालिदास ने एक ही छंद का प्रयोग किया है, मंदाक्रांता का। और जब यक्ष जो है वो मेघ को संदेश देने लगता है अपनी प्रिया के लिए, क्योंकि वह विरह से उत्कंठित है, रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। 1 वर्ष का शाप उसको दिया गया है, जिसके 8 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने अभी शेष हैं। तो जब 4 महीने शेष रह जाते हैं, उसकी अवस्था जो है वो विरह के कारण अत्यधिक वो दुखी हो जाता है। इस अवस्था में वह आकाश में उमड़े हुए बादलों को देखता है और मेघ को देख करके वो मेघ से बातें करने लग जाता है। उसकी चित्तवृत्ति जो है वो ऐसी ही हो जाती है और वो मेघ से बातें करते हुए वो कहता है कि जिनकी ऐसी चित्तवृत्ति हो जाती है कि मैं विरह से इतना उत्कंठित हो गया हूँ कि मुझे चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं रहा है। वो उसको पहले ही जो कालिदास है वो उसको स्पष्ट कर देते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो कैसी हो गई, क्योंकि मेघदूत का मंगलाचरण है, वहाँ पर भी वो यक्षिणी के लिए कांता शब्द का प्रयोग करते हैं कालिदास, जिससे यक्ष है उसकी यक्षिणी के प्रति जो आसक्ति है उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले से ही कालिदास जो है वो कहलवा देते हैं कि जो कामी व्यक्ति होते हैं, जो विरह से उत्कंठित होते हैं, उनमें चेतन और अचेतन में जो है कोई भेद नहीं रहता है उनके लिए। इसीलिए जो यक्ष है वह मेघ से बातें करने लग जाता है। तो मेघ से बातें करते हुए वह सर्वप्रथम मेघ की प्रशंसा करता है और मेघ की प्रशंसा करते हुए कहता है कि आप क्या हो, पुष्कर व आवर्तक के वंश में उत्पन्न हो। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर कीथ, इन्होंने मेघदूत को शोक गीत की उपाधि दी है। ये मेघदूत को शोक गीत कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तुतः जो यक्ष है वह रामगिरी पर्वत पर रह रहा है, तो उसका जो दुख है उसका जो शोक है उसकी अभिव्यंजना की गई है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। इसमें संपूर्ण जो गीति काव्य है मेघदूतम, इसमें यक्ष की आत्म अभिव्यक्ति ही की गई है। मेघदूत में मेघ के मार्ग का वर्णन रामगिरी पर्वत से अलकापुरी पर्यंत किया गया है। जो यक्ष है वो जब मेघ से बातें करता है तो वो अपनी प्रिया के लिए संदेश देता है। जब संदेश देता है तो वो मेघ को संपूर्ण मार्ग बताता है कि तूने रामगिरी पर्वत से कैसे तुमने अलकापुरी पहुंचना है। वो उसको संपूर्ण मार्ग बताता है और संपूर्ण मार्ग को बताते हुए बीच में नदियां भी आती है, पर्वत भी आते हैं, प्रदेश भी आते हैं, और एक विशेष रूप से वो उसको कहता है कि तू यहाँ से मुड़ते हुए उज्जैनी जरूर जाना। उज्जैनी का विशेष उल्लेख करते हैं। उज्जैनी के जो बाजार हैं उनका अच्छा विवेचन करते हैं। उनके विषय में कहते हैं कि उज्जैनी के बाजार में इतने हीरे मोती भरे पड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र तो मानो खाली ही हो गया है। उज्जैनी का जो कालिदास हैं वो मेघदूतम में बहुत अच्छा विवेचन करते हैं। इसी कारण कुछ विद्वान ये भी कह देते हैं कि कालिदास जो थे वो उज्जैन के रहने वाले थे। और मेघदूत के विषय में एक उक्ति भी अत्यधिक प्रसिद्ध है, मेघे माघे गतम व्यय, कि मेघ, एक तो मेघदूतम में और एक माघे। जब इन्होंने माघे कह दिया तो माघ की रचनाएं आएगी, और माघ की रचनाओं में जो है वो माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वदम महाकाव्य, जिसमें 20 सर्ग हैं। यदि हम 12वीं कहें
तो भारवी भी ऐसे कवि हैं जिनका एक ही महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, और इसमें 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में। तो यहाँ पर जो हमारे पास उक्ति थी वह है मेघे माघे गतम व्यह, कि जो मेघदूत है और जो माघ का शिशुपालवदम है, इनको पढ़ते पढ़ते व्यक्ति की आयु चली जाती है। अब शिशुपालवदम तो चलो बहुत बड़ा महाकाव्य है, लेकिन जो ये मेघदूतम है ये तो छोटा ही है, गीति काव्य है, 115 श्लोक है, तो इसमें आयु चली जाए ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जो उक्ति बनी हुई है ये उसके भाव को ध्यान में रखते हुए बनी गई है, कि इसमें जो भाव यक्ष के द्वारा अभिव्यंजित हैं उनको समझते समझते हम उसको जब भी पढ़ते हैं तो एक नवीन अवधारणा जो है वो हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मेघे माघे गतम व्यह। अब इसके बाद में जो यक्ष जो मेघ को मार्ग बताता है उसका मैं उल्लेख आपके सम्मुख कर रहा हूँ। सर्वप्रथम रामगिरी पर्वत, ये जो रामगिरी पर्वत है यहीं से मेघ जो है वो चलता है। तो सबसे पहले यक्ष उसको इस रामगिरी पर्वत के विषय में बताता है। अब जो रामगिरी पर्वत है इसको आधुनिक जो ये स्थान रामगिरी पर्वत है ये कहाँ पर है, इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। एक विद्वान हुए हैं मल्लीनाथ। ये जो मल्लीनाथ हैं इन्होंने कालिदास के समस्त ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। कालिदास के ग्रंथों पर लिखित इनकी टीकाएं जो है वो संजीवनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो मल्लीनाथ है, एक अपवाद है ऋतु संहार, जिस पर मल्लीनाथ ने टीका नहीं लिखी है। अब ये जो मल्लीनाथ है ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के समीप स्थित चित्रकूट पर्वत को ही रामगिरी पर्वत मानते हैं। ये कहते हैं आधुनिक समय में जो मध्य प्रदेश के समीप बुंदेलखंड है वहाँ पर एक चित्रकूट नाम का पर्वत है। इसी चित्रकूट पर्वत को कालिदास ने मेघदूतम में रामगिरी पर्वत कह दिया है। परंतु एक अन्य विद्वान भी हुए हैं प्रोफेसर विल्सन। ये प्रोफेसर विल्सन क्या कहते हैं, इन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित नागपुर जो है उसके समीप रामटेक पर्वत है, इस रामटेक पर्वत को उन्होंने रामगिरी पर्वत माना है। ये कहते हैं कि आधुनिक महाराष्ट्र नागपुर में जो रामटेक पर्वत है इसी को कालिदास ने रामगिरी पर्वत का नाम मेघदूतम में दिया है। ये दो विचार जो है ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद रामगिरी पर्वत के बाद जो पर्वत आता है वो है आम्रकूट पर्वत। उसके बाद रेवा नदी आती है जिसका आधुनिक नाम है नर्मदा नदी। जो ये आधुनिक नाम है ये भी याद रखने जरूरी है, आवश्यक है, स्मरण करने चाहिए। दशारण प्रदेश, ये दशारण प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के भीलसा जो है उसको बोलते हैं। विदिशा, विदिशा जो है ये दशारण प्रदेश की राजधानी थी विदिशा। अब इस विदिशा का उल्लेख कादम्बरी में भी आता है, महाकवि बाणभट्ट करते हैं विदिशा का। और विदिशा का राजा जो है वो किसको बताते हैं, शूद्रक को बताते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, विदिशा को बाणभट्ट ने कादम्बरी में मालव जनपद की राजधानी बताया है। मालव जनपद की राजधानी इन्होंने बाणभट्ट ने बताया है विदिशा को। अच्छा, दशारण प्रदेश की राजधानी विदिशा। जैसे कोई व्यक्ति जब भारत में प्रवेश करता है तो पहले भारत में प्रवेश करता है, फिर इसकी राजधानी मान लो दिल्ली में प्रवेश करता है। तो उसी प्रकार देखो, पहले मेघ दशारण प्रदेश में प्रवेश किया, उसके बाद इसकी राजधानी विदिशा में आ गया। उसके बाद देखो विदिशा के पास एक वेत्रवती नदी बहती है, तो उसके बाद उसका इसके बाद जो उसका स्थान है वो ही आता है वेत्रवती नदी में। जो वेत्रवती नदी है इसका वर्तमान जो नाम है वो है बेतवा। वेत्रवती नदी के उपरांत नीलगिरी पर्वत पर मेघ पहुंचता है। अब यहाँ से नीलगिरी पर्वत से यक्ष मेघ से कहता है कि तू यहाँ से उज्जैनी की तरफ प्रस्थान करना, उज्जैनी जाना। कहता है यदि तूने उज्जैनी नहीं देखा ना तो समझो तूने कुछ नहीं देखा है। उज्जैनी के बाजार को देखना, उज्जैनी में नायिकाओं को देखना। उज्जैनी का बहुत अच्छा विवेचन जो है वो यक्ष मेघ से करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं उज्जैनी से फिर जाना निर्विंध्या नदी, जिसे वर्तमान में पार्वती नदी कहते हैं। तदुपरांत
सिंधु नदी, उसके बाद अवंती देश जाना जो है मध्य प्रदेश में। ये अवंती की राजकुमारी भी थी वासवदत्ता। इसके बाद कहता है उज्जैनी नगरी में पहुंचना, जिसे विशाला नगरी भी कहा जाता है, इसका अपर नाम है विशाला नगरी भी है। उसके बाद कहता है शिप्रा नदी पर पहुंच जाना, क्योंकि इसी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी बसी हुई है। उज्जैनी जाना, फिर शिप्रा नदी, फिर महाकाल के मंदिर में जाना, इसका भी विवेचन करते हैं। कहते हैं उसके बाद तू महाकाल के मंदिर में अवश्य जाना। तदुपरांत गंभीरा नदी में जाना, गंभीरा नदी के पास से जाना और वहाँ से कुछ जल ले लेना। ये नदियों का इसीलिए करते हैं, कहते हैं इन नदियों के पास जाते रहना और कहीं पर अपनी प्यास मिटा लेना, और जो तुम्हें सूखी दिखे वहाँ पर जल बरसा देना। इसके बाद कहता है देवगिरी पर्वत, इसी पर्वत पर कार्तिकेय जी का मंदिर है, देवगिरी पर्वत पर, जिसका यक्ष जो है वो मेघ से बताते हैं इसके विषय में। कहते हैं यहीं पर कार्तिकेय जी का मंदिर है, वहाँ भी चले जाना। इसके बाद चर्मणवती नदी। अब ये चर्मणवती नदी जो है इसका महाभारत में भी वर्णन आता है। इसी नदी में कुंती जो है वो अपने कानीन पुत्र कर्ण को आकाशवाणी को सुनते बहा देती है। जब कुंती अपने कानीन पुत्र कर्ण को लेकर के चर्मणवती नदी में डूबना चाहती है, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है, तो आकाशवाणी होती है और फिर ये आकाशवाणी को सुन करके एक काष्ठ पेटिका में कर्ण को रखती है और उसको रख करके उस चर्मणवती नदी में बहा देती है। इसके बाद स्थान आता है दशपुर, इसे वर्तमान में मंदसौर अथवा धौलपुर कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मावर्त, ये जो ब्रह्मावर्त है यह हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद पहुंच गया कुरुक्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्य कुंड अथवा ब्रह्म सरोवर स्थित है। जो कुरुक्षेत्र है वहां पर ब्रह्म सरोवर है, इसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है। तदुपरांत सरस्वती नदी, इसे दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। इसके बाद कनखल प्रदेश, तदुपरांत गंगा नदी, उसके बाद हिमालय, फिर क्रोचरंद्र प्रदेश जिसे वर्तमान में नीतिमाणा अथवा नीतिमाना भी कहा जाता है, फिर कैलाश पर्वत, फिर मानसरोवर, उसके बाद अलकापुरी। अब यक्ष ने जो है मेघ को अलकापुरी पहुंचा दिया। ये जो रास्ते में मार्ग आते हैं, जो स्थान आते हैं मार्ग में, इन स्थानों का यक्ष मेघ से जो है बहुत विशद और बहुत अच्छा विवेचन करते हैं। इसके बाद जो मेघ के मार्ग में, अब जो यक्ष ने मेघ को मार्ग बताया है, इसके मार्ग में ये भी आवश्यक है कि हमें ये भी याद रहे कि इसके मार्ग में प्रथम स्थान कौन सा आता है, प्रथम नदी कौन सी आती है और प्रथम प्रदेश कौन सा आता है, प्रथम पर्वत कौन सा आता है। मेघ के मार्ग में सर्वप्रथम जो पर्वत है वह आता है अमरकोट पर्वत। अमरकोट नहीं है, ये क्षमा चाहूंगा, यह अमरकूट पर्वत, ये लिखा गया अमरकोट, यह है अमरकूट पर्वत। अमरकूट पर्वत से पहले वैसे रामगिरी पर्वत भी आता है, परंतु रामगिरी पर्वत से जो मेघ है वो प्रारंभ ही करता है ना अपनी यात्रा। रामगिरी पर्वत जो है यहाँ पर तो यक्ष निवास ही कर रहा है, तो यहाँ से तो मेघ अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। तो इसके बाद जो मेघ का जो आता है माल प्रदेश आता है और अमरकूट पर्वत आता है। तो इसीलिए जो पर्वत आता है सर्वप्रथम वो है अमरकूट पर्वत, और नदी आती है वह है रेवा नदी, और स्थान आता है माल प्रदेश। अब एक पर्वत बीच में आता है निश्चयी पर्वत, जिसको निश्चयी गिरी पर्वत भी कहते हैं। इस पर्वत को वेश्याओं से युक्त कहा गया है। ऐसा किस लिए कहा गया है? क्योंकि प्राचीन समय में जो वेश्याएं हैं वो सज धज के चंदन इत्यादि लगा करके इस स्थान पर जो है वो नायकों के साथ रमण करती थी। तो इन पर्वतों पर बैठने से, घूमने से, आराम करने से उनके नायकों के ये जो पर्वत है ये उनके चंदन लेपन इत्यादि से युक्त हो जाता था, और इसीलिए जो है इसको ये सुगंधित होता था वेश्याओं की तरह, इसीलिए इसको वेश्याओं से युक्त पर्वत कहा जाता है। एक अन्य अवधारणा भी उपस्थित है कि जिस प्रकार जो वेश्याएं हैं वो अत्यंत सुगंधित पदार्थों को लगा करके सुगंधित रहती है, उसी प्रकार इस पर्वत पर भी अत्यंत सुगंधित वस्तुएं जो है वो पुष्पित होती थी, उत्पन्न होती थी। तदुपरांत जो अलकापुरी तक जाने का जो मार्ग है जिसको वर्णन किया गया है, उस मार्ग में प्रदेश कितने आते हैं, नदियां कितनी आती है, पर्वत कितने आते हैं, ये मैंने भिन्न भिन्न करके जो है वो वर्णन किया गया। यहाँ पर प्रदेश आता है माल प्रदेश, दशारण, विदिशा, अवंती, उज्जैनी, दशपुर,
ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल, ये 9 प्रदेश आते हैं। नदियां आती है 10। ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रदेश कितने आते हैं, प्रथम प्रदेश कौन सा आता है, नदियां कितनी आती है, नदी प्रथम कौन सी आती है, पर्वत कितने आते हैं, अथवा इनका आधुनिक नाम क्या है। नदियों में रेवा नदी, वेत्रवती नदी, निर्विंध्या नदी, सिंधु नदी, क्षिप्रा नदी, गंधवती नदी, गंभीरा, चर्मणवती, सरस्वती व गंगा। पर्वत रामगिरी पर्वत, अमरकुट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, निश्चयगिरी पर्वत, ये वही निश्चयगिरी पर्वत है जिसको वेश्याओं से युक्त कहा गया है। देवगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत, क्रौचरंद्र पर्वत और कैलाश पर्वत, ये 8 पर्वत आते हैं। तो 9 प्रदेश आते हैं, 8 पर्वत आते हैं और 10 नदियां आती हैं। मेघ को यात्रा में सर्वप्रथम अमरकूट पर्वत मिलता है, किंतु कालिदास ने सर्वप्रथम रामगिरी पर्वत के बारे में उल्लेख किया है, क्योंकि मेघ जो रामगिरी पर्वत से चलता है, इसीलिए का जो यक्ष है उसने रामगिरी पर्वत के विषय में भी उसको बताया है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी जो प्रारंभिक कहानी है उसका वर्णन किया है, तो यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप वह भी देख लें। इसके आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम मेघदूतम से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आज की वीडियो में आपको कुछ संदेह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।